हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन का पेपर जिसका जो वैकेंसी था वो आपका 2019 में आया हुआ था और इसका पेपर जो हुआ था ये हुआ था आपका 2022 में। तो इसका पार्ट 1 जो है वो कल डिस्कस किया गया था और आज इसके पार्ट 2 पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग 66 से लेकर के 70 तक के जो प्रश्न हैं उनको हमारे साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हर्बर्ट जे गैंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है। ठीक है, तो कौन सी एक नहीं है ये बताना है। ठीक है, जातीय, शहरी, वंचित, फंसे हुए या सर्वदेशज। तो फ्रेंड्स, जो हर्बर्ट जी गैंस ने नहीं बताया था वो कौन था? निजातीय शहरी की बात उन्होंने नहीं की हुई है, बल्कि जो है वंचित, फंसे हुए और सर्वदेशीज की बात उन्होंने की है। ठीक है, तो ये तीनों रहेंगे लेकिन विजातीय शहरी ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है? 3 मार्गों में। ठीक है, तो रूपरेखित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया है? ठीक है, तो कौन सा एक नहीं दिया गया है ये बताना है। तो इसमें है संस्थापक जनकों ने क्या किया, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, तर्क क्या सुझाव देता है। ठीक है, तो जो बताया था एलेक्स इंकल्स महोदय ने, उन्होंने क्या बताया था? जो है नहीं बताया है, तो ये बताया है कि जो संस्थापक जनक थे, जो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। यानी जो आपके पायनियर थिंकर थे उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में ये चर्चा नहीं करते, जबकि उन्होंने ये बताया कि संस्थापक जनकों ने क्या किया है या समसामयिक जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कर रहे हैं, जो तर्क हैं वो क्या सुझाव देते हैं। लेकिन जो आपके संस्थापक हैं उन्होंने क्या कहा है, ऐसी कोई बात जो है एलेक्स इंकल्स ने नहीं कही। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट इज सोशियोलॉजी। कई बार ये जो पुस्तक है ये पूछी गई है एग्जामिनेशन में, तो लर्न करके रखिएगा। व्हाट इज सोशियोलॉजी एलेक्स इंकल्स की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है? इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है कौन सा? स्मार्टफोन पर वीडियो गेम खेलना, एक रोचक किताब पढ़ना, अपने भाई से झगड़ा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो आपका सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसको जो मैक्स वेबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों को लर्न होगा, कई बार एग्जामिनेशन में आया है। जो उन्होंने बताया कि मान लीजिए साइकिल सवार जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर मतलब वो अपना मान लीजिए साइकिल लड़ गई, लेकिन अगर वो बिना बोले उठे और अपनी साइकिल उन्होंने उठाया और लेकर के अपने अपने रास्ते चल दिए, तो वहां पे कोई अंतःक्रिया नहीं होती। लेकिन जब वहां पे लड़ाई होने लगती है, एक दूसरे से बहस होने लगती है, कभी कभी तो आपने देखा होगा रोड पर कि मारपीट तक की स्थिति बन जाती है और हो भी जाता है फिलहाल। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो आपका एक अंतःक्रिया होता है। ठीक है, तो अपने भाई से झगड़ा करना ये क्या हो जाएगा, ये अंतःक्रिया का उदाहरण है। बाकी आप बैठ के दिन भर अपना मोबाइल चलाते रहिए, गेम खेलते रहिए, ठीक है, और ये जो है रोचक किताब पढ़ते रहिए, तो ये सब आपका अंतःक्रिया नहीं है। ठीक है, उससे कोई आपका इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप अपने भाई से झगड़ा कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो सामाजिक अंतःक्रिया हो गई। लेकिन अगर आप मान लीजिए अपने स्मार्टफोन पर किसी से बात कर रहे हैं फोन पर, यानी अगला व्यक्ति भी आपसे आपसे जुड़ा हुआ है, वो भी आपसे फोन से कनेक्ट है और बात कर रहा है, ठीक है, या मैसेजिंग हो रही है, तो वो क्या हुआ, वो अंतःक्रिया का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पर्सनल सिर्फ वीडियो देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो ये आपका अंतःक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, भाई से झगड़ा करना, ये आपका इसका उदाहरण हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसकी पुस्तक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। रॉबिन फॉक्स, सीजे फुलर, एफ.जी. बाइले, सी लेवी स्ट्रॉस। तो फ्रेंड्स, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है लेवी स्ट्रॉस जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लर्न करके रखिएगा। अगला है कि कौन सी पुस्तक जो है मेलिनोवस्की द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी पुस्तक है जो मेलिनोवस्की ने नहीं लिखी हुई है ये बताना है। तो सेक्स एंड डिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटीज, और द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया। ठीक है, तो कौन सी जो है पुस्तक नहीं लिखी है ये बताना है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, जो ये आपका है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी, ये जो पुस्तक है ये मेलिनोवस्की के द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। बाकी जो तीनों हैं ये लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज, ये जो पुस्तक है ये इन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर जब मेलिनोवस्की ने लिखी नहीं है तो ये जो हाईलाइट पुस्तक है, अगर मान लीजिए यही पुस्तक एग्जामिनेशन में आ जाए तो ये लिखी किसने है, ठीक है। तो इसको जानना जरूरी है। तो इसको हम लोग इसका जो आंसर है वो पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो मार्गरेट मीड का हो जाएगा, ठीक है। मार्गरेट मीड ने ये पुस्तक लिखी हुई थी, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी। आप सभी को लर्न भी होगा, मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि जो तीन जो आपकी जो जनजातियां थी उसका इन्होंने अध्ययन भी किया था। मैंने उसका तरीका बताया था अटेमू करके। जो अभ्यर्थी लगातार चैनल पर बने हुए हैं, कई कई तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फोन करके मुझे बताते हैं कि मैम आपने जितने वीडियोज बनाए हैं मैंने उनकी एक कॉपी अलग बना रखी है, जो इम्पोर्टेंट चीजें रहती हैं मैं उनको नोट करता हूँ या करती हूँ और बाद में उसको कई बार रिवाइज करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं लगातार चैनल पर और वीडियोज को देखते रहते हैं, उनका फीडबैक देते रहते हैं। तो थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज की जो बात करते हैं वो कौन किया है, वो किए हैं मार्गरेट मीड। उन्होंने तीन जनजातियों का अध्ययन किया था। अटेमू, अटेमू मतलब आ से हो गया आपका आरापेश, टी से टेराम्बुली और मु से मुंडगुमार, ठीक है। तो तीनों ये जनजातियां थी, तीनों जनजातियों का अध्ययन किया था अटेमू। तो यही थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज यानी सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज का इसी बुक में उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। अब ये अगर पुस्तक पूछी जाएगी तो आप मार्गरेट मीड लगाइएगा। बाकी जो ए और सी और डी नंबर पे जो तीनों पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, वो मेलिनोवस्की द्वारा लिखी गई, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ से ये सारी पुस्तकें कहीं ना कहीं पूछी भी गई हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ऊपर वाली जो पुस्तक है सेक्स एंड रिप्रेशन इन सिविल सोसाइटी, बहुत बार पूछी गई है, तो लग करके रखिएगा। क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी कई बार पूछी गई है। तो जो नीचे वाली है वो भी अब आने की चांसेस हैं, यानी कि द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया, तो ये लर्न करके रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। अभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एक नया ऐप इस समय चला है पूरे भारत में, जो है एक लहर सी उमड़ पड़ी है, सभी अपना जो है फोटोज बना रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं उस ऐप को, और जो है अपने जो फोटोज को अपडेट कर रहे हैं स्टेटस के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, उसको जो है घिबली, ठीक है। तो घिबली इस समय लगभग एक हफ्ते से बहुत हाईलाइट हो गया है अचानक से। तो प्रत्येक पीढ़ी क्या करती है, पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। तो पुराने फैशन को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं उनका हंसी उड़ाते हैं कि भैया ये तो आउट हो गया है, या मतलब ये चीजें नहीं है, तो उसकी हंसी उड़ाते हैं। परंतु नए का समर्पित भाव से क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सांस्कृतिक विलंबना का, सांस्कृतिक सापेक्षता का, या सामायिक केंद्रीयता का, या पीढ़ीगत प्रसार का। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सामायिक केंद्रीयता का। किसका हो जाएगा, सामायिक केंद्रीयता का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो। तो फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में कहेंगे टेम्प्रोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो टेम्प्रोसेंट्रिज्म इसको कहा जाता है, लग करके रखिएगा, सामायिक केंद्रीयता, ठीक है। यानी प्रत्येक पुरानी जो पीढ़ी होती है, प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है, तो इसको टेम्प्रोसेंट्रिज्म कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला इसमें है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक दो भात्र दलों यानी कि तेबातियाओल और तार्थारोल, ठीक है। तो दो जो है भाद्रदल हैं, ठीक है, वो कहाँ पर बटी हुई है, कौन सी जनजातियों में, ठीक है। तो इसमें खस है, टोडा है, नायर है या खरिया है, ठीक है। तो कौन सी में है ये जो दो भाद्रदल हैं, ये आपका जो है तारथा रोल और तिवारिया रोल, एक इसमें है, ये आपका टोडा जनजाति में पाया जाता है। तो लर्न करके रखिएगा, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे। तो 1827 में जो है कौन सा ऐसा देश था जिसने सर्वप्रथम आपराधिक जो आंकड़े थे वो तैयार किए थे, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस या इटली। तो फ्रेंड्स जो कौन सा देश था, तो वो था आपका फ्रांस। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है।
तो इसमें एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स एंड डाल्टन, ए बी दोनों या उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक हैं, तो इसमें आपका जो ए वाला है ये भी सही हो जाएगा और बी वाले भी हो जाएंगे, यानी कि एडविन कैनन, रॉबिन्स, कार्ल सैंडर्स और डाल्टन ये सभी लोग हैं, तो ए और बी क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका बहुत करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाता कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। ठीक है, तो किसने ये कहा है, तो बहुत ये बढ़िया परिभाषा दी है कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना क्या है, बाल अपराध का ही कारण है। तो किसने कहा, फ्रेडरिक एम थ्रेसर, हरमन मैनहीम, सिरिल लोडोविक वर्ट या मिरियम वॉन बॉटर्स। तो फ्रेंड्स ये जो परिभाषा दी थी, ये जो बात कही थी, ये कही थी सिरिल लोडोविक बर्ट महोदय ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोस्टल स्कूल सुधार के लिए बने हैं, तो किसके सुधार के लिए बने हैं, बाल अपराधियों के लिए, महिला अपराधियों के लिए, बंदी के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बोस्टल स्कूल है आपका, ये किसके सुधार के लिए बने हैं, आपका बाल अपराधियों के लिए। किससे रिलेटेड है, बाल अपराधी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की। तो मार्क्स, किंग्सले डेविस यंग, ज्यूथियस ब्लैक, डबल डे या पीटर बर्जर। तो फ्रेंड्स जो प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की जो विस्तृत व्याख्या की है वो किसने की है, किंग्सले डेविस यंग, जूडियस ब्लैक महोदय। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78, यहाँ पे सूची दी गई है और पुस्तकें हैं उनको मैच करना है। तो एडविड लेमर्ट है, जॉन बॉल्बी है, मर्टन है और हावर्ड बेकर है। ठीक है, तो 44 जुवेनाइल थीम्स, लेबलिंग सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक संरचना, प्राथमिक विचलन एवं द्वितीयक विचलन की बात किसने की है। तो ये सभी चीजें हैं इसमें बताना है। तो इसमें जो आपका राइट होगा 78 का वो हो जाएगा ए। आइए अब हम लोग इसको मैच भी करते हैं। लेमर्ट, तो लेमर्ट ने क्या कहा, प्राथमिक विचलन एवं द्वितीयक विचलन की बात की है। दो प्रकार से विचलन को इन्होंने दो भागों में बांटा था, प्राथमिक विचलन एवं द्वितीयक विचलन। तो मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक विचलन एवं द्वितीयक विचलन को किसने दो भागों में बांटा, तो एडविन लेमर्ट जी को याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो गया। अब बी आता है जॉन बॉल्बी, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने पुस्तक लिखी थी 44 जुवेनाइल थ्रीप्स। ठीक है, तो बी का आपका बी का जो है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 44 जुवेनाइल जो है थ्रीप्स की बात इन्होंने की है जॉन बॉल्बी ने, तो बी का 1 हो गया। अब आपका सी का 3 होगा, यानी कि मर्टन ने क्या बात कही, तो इन्होंने फ्रेंड्स सामाजिक सिद्धांत दिया एवं सामाजिक संरचना की बात की है अपनी थ्योरी में। हार्वर्ड बेकर, इन्होंने क्या कहा था, लेबलिंग सिद्धांत, यानी कि एक जो लेबल लगा दिया जाता है लोगों पे, जैसे कि मान लीजिए लेबलिंग सिद्धांत की बात करते हैं हार्वर्ड बेकर, तो जैसे बहुत सारे अपराधी होते हैं या बहुत सारे जो ड्रिंकर्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, बहुत सारे लोग छोटा मोटा अपराध करते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं कहता है, नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन कुछ छोटे मोटे भी ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत भी मान लीजिए कि विचलन की स्थिति में है, या मतलब जैसे आपने देखा वो स्मोकिंग कर रहे हैं कहीं पे, तो एक पूरे एरिया में या पूरे गांव में ही बता देते हैं कि फला का लड़का है या फला की ये चीजें हैं, वो इस तरीके से हमने वहां पे देखी थी। ठीक है, तो क्या होता है, आपके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है, बाद में आप सही भी हो गए तो फिर क्या हुआ कि वो लेबलिंग सिद्धांत नहीं, ठप्पा, सामाजिक ठप्पा लगा दिया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर, उस कैरेक्टर के ऊपर, उसको उसी चश्मे से लोग देखना शुरू करते हैं, वो व्यक्ति चाहे सही ही क्यों ना हो। ठीक है, तो एक ये हार्वर्ड बेकर ने एक लेबलिंग सिद्धांत दिया था, तो इसको लर्न करके रखिएगा और डी का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया ए वाला करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा है, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैलिनोव्स्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता। तो भूख, प्रजनन, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था। तो इसमें फ्रेंड्स जो मैलिनोव्स्की की जो मूलभूत इन्होंने 3 प्रकार की आवश्यकताओं में बांटा था, इन्होंने भूख और प्रजनन, स्वास्थ्य, ये सब जो चीजें हैं ये आपकी मूलभूत आवश्यकताएं यानी बेसिक नीड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो बेसिक नीड्स आपकी क्या हो गई, भूख हो गया, आपका प्रजनन हो गया, आपका स्वास्थ्य है। ठीक है, ये सब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स है, लेकिन अर्थव्यवस्था ये बेसिक नीड्स में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो गया, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें क्या हैं,
आपकी मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की? पार्सन्स, दुर्खीम, होमन्स या समनर? तो फ्रेंड्स, जो अधिनियमित आलोचनात्मक संस्थाओं की जो बात की थी वो किसने की थी? W.G. समनर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द फोक वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में इन्होंने संस्थाओं के विकास की चर्चा की थी कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, देन क्या होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था विचार आता है, ठीक है। तो इस टाइप में इन्होंने इसको कई भागों में बांटा है। पूरी थ्योरी सर ने अपने क्लासेज में पढ़ाई हुई है, कई बार टेस्ट के माध्यम से, लगभग 3 सालों में लगातार टेस्ट संस्थान में चलते रहे। तो ये सभी चीजें कई बार सॉल्व भी करवाई गई हैं आगे। और हमने बीच में जब समय मिला था तो अपने यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना करके ये सब सारी चीजें सॉल्व करवाई हैं। आप सभी लोग उन चैनल पर जा करके उनके लिंक दिए गए हैं, उनको आप वॉच भी कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़ा है? ठीक है, तो आइडियल टाइप की जो बात की है किसने की है? मार्टन, सोरोकिन, दुर्कीम या मैक्स वेबर? तो फ्रेंड्स, ये मैक्स वेबर रिलेटेड है आदर्श प्रारूप की अवधारणा से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एरिक एरिक्सन के मनुष्य के 8 चरण की प्रमुख विशेषता है? कौन सी है? स्वयं का सामाजिक विकास, समाजशास्त्रीय स्वयं का विकास, मनोवैज्ञानिक स्व का विकास या स्वयं का विकास? तो जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने 8 चरण बताए थे, इसमें इन्होंने बताया था मनोवैज्ञानिक स्व का विकास बताया था, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? तो लेविस की जो गरीबी की संस्कृति है, कल्चरल लैग की अवधारणा उन्होंने दी थी बहुत बार एग्जामिनेशन में, हर बार पीजीटी के एग्जामिनेशन में तो लगातार यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाता है आपका। तो इन्होंने कौन से परिवार की बात की? मैक्सिकन के परिवार, अमेरिकी परिवार, भारत के या फ्रांस के? तो फ्रेंड्स, जो आजकल लेविस की गरीबी की जो संस्कृति की अवधारणा है वो मैक्सिकन के 5 परिवार का इन्होंने अध्ययन किया हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार जो सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में क्या है? स्वीकृत है। किसने कहा? बीरस्टीड, डेविस, मूरे या बुर्स? तो फ्रेंड्स, ये आपका बीरस्टीड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक परिकल्पना जिसमें 2 स्थित समूह परिणाम या किसी स्थिति की जो व्यापकता है में कोई अंतर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? कोई अंतर ही नहीं है तो क्या कहेंगे उसको? फ्रेंड्स, शून्य परिकल्पना कहेंगे, ठीक है, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? इसका आंसर मैंने कई बार अपने वीडियोज में बताया हुआ है चैनल पर। आप सभी लोग इसका कमेंट, इसका आंसर जो है राइट, वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कीजिएगा, ठीक है, फीडबैक के रूप में। छोटा सा आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सारे अभ्यर्थी हमको इसका फीडबैक और इसका जो आंसर है वो सेंड भी करते हैं। उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। उन सभी लोगों के लिए आभार भी है कि कम से कम वो इसको इतना सीरियसली लेते हैं और उसका जो आंसर है वो अपना कमेंट बॉक्स में हमें सेंड भी करते हैं, ठीक है। तो उन सभी लोगों को धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप उस क्वेश्चन को सर्च कर रहे हैं तो फिलहाल वो कभी तो एग्जामिनेशन में आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई चीज आपको अगर दिया गया और अगर आप उस चीज को सीरियसली ले करके अगर कर रहे हैं तो वो अगर कभी भी आपके सामने आया तो आप वहां पर गलती नहीं करेंगे। बाकी अगर जिसने इसको सीरियसली नहीं लिया उससे गलती होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए आपको वो चीजें आपके माइंड में, मेमोरी में लर्न हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व जो है ये शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है, ठीक है। तो किसने कहा? ड्यूमा, घुरिये, डीपी मुखर्जी या जो है आपका एनके बोस, ठीक है। तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स कि भारत में समाजशास्त्र जो भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है, भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है कि सही प्रकार से मिश्रण के रूप में है। तो फ्रेंड्स, ये कहते हैं जो है ये आपका ड्यूमा का हो जाएगा, ठीक है। तो ल्यू ड्यूमा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे साझा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो किसने कहा कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय समाज क्या है? एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे समझा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रेंड्स जीएस घुरिये ने। किसने कहा? जीएस घुरिये। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश 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 को भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, ठीक है। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एम एन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, जीएस घुरिये,
इसमें में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो जीएस घुरिये जी को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। मैन एंड हिज हैबिटेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही हाईलाइट पुस्तक है। किसकी है? मैन एंड हिज हैबिटेशन किसकी पुस्तक है? तो ये आपका डीपी मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, ए.के. शरण, जीएस घुरिये। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है आर.के. मुखर्जी जी की है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शासक वर्गों के वर्चस्व में आने के लिए अधीनस्थ शब्द जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने जो है किया था? एंटोनियो ग्राम्सी, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये किया था एंटोनियो ग्राम्सी। ठीक है, यहाँ इस वाले पेपर में जब आप जाके देखिएगा तो वहां पे लिखा रहेगा जो है हेजीमनी। ठीक है, तो हेजीमनी वहां पे लिखा रहेगा, लर्न करके रखिएगा। तो ऐसे अधीनस्थ शब्द है लेकिन वहाँ जो हेजीमनी है वो आपका जो है रहेगा, तो आप उस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंटोनियो ग्राम्सी का हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है कि किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का जो कारण है ये पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? तो ये तो बहुत बार चैनल पर जो है और क्वेश्चन के माध्यम से किया गया है। और देखिए प्रश्न बहुत सारे ऐसे एनटीए नेट में भी ये पेपर जो पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि सामाजिक असंतोष का जो कारण है वो क्या है? पूंजीवाद विकास के पथ में ही गढ़ा है। कार्ल मार्क्स, गुन्नार मिल्टन, ए आर देसाई, ए जी फ्रैंक। तो ए आर देसाई जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? तो कौन है इसमें भारतीयकरण के साथ में, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा जीएस घुरिये, ए के शरण और डीपी मुखर्जी। तीन लोग हो जाएंगे, जीएस घुरिये, ए के शरण, डीपी मुखर्जी जी। ये भारतीयकरण के साथ संबंधित हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लर्न करके रखिएगा इसको। द वर्चुअल कम्युनिटी एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्चुअल कम्युनिटी ये किसकी पुस्तक है? मेल्विन वेबर, होवार्ड रेनगोल्ड, बैरी बेलमैन या बेनेडिक्ट एंडरसन। ठीक है, तो द वर्चुअल कम्युनिटी जो ये पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है फ्रेंड्स होवार्ड रेनगोल्ड ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीपी मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रयुक्त हुई? पर्सनालिटी एंड द साइंटिस्ट, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, मॉडर्न इंडियन कल्चर, सोशियोलॉजिकल स्टडी, व्यूज एंड काउंटर व्यूज। तो किसमें लिखा है इन्होंने? तो आधुनिकीकरण की अवधारणा जो प्रथम बार की है वो किसमें की है? मॉडर्न इंडियन कल्चर, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। तो मॉडर्न जब रहेगा आदमी तभी तो आधुनिकीकरण को अपनाएगा। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाइएगा तो अपने आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो गया आपका सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 96 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? ठीक है, तो सोशल मूवमेंट्स की बात हो रही है, कौन सा है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ए बी दोनों या उक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण? तो ना तो संस्कृतिकरण है ना तो पश्चिमीकरण है, इनमें से कोई नहीं। डी वाला आपका राइट हो जाएगा। किसके विचार में उत्तराधुनिक समाज क्या है? जनसंचार समाज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पोस्ट मॉडर्निटी से क्वेश्चन बन के आया हुआ है। पोस्ट मॉडर्निटी वाला जो पार्ट है उस पर भी तमाम सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। एक बार आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा वो यूनिट। ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले आप सभी लोगों ने अपने जो शॉर्टकट नोट्स वगैरह बनाए हैं उनको एक बार दोहरा लीजिए, अभी भी पर्याप्त समय है। ठीक है, तो कोहेन, जीन बॉडीलार्ड, कोजर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक समाज क्या है? जनसंचार समाज है। किसने कहा? ये कहा था जॉन बॉडीलार्ड। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत की प्रक्रिया स्वरूप उद्भावित हुआ? उद्विकासवाद, प्रकारवाद, आधुनिकीकरण, संरचनावाद। तो भूमंडलीकरण का जो सिद्धांत है निम्न में से किस सिद्धांत की प्रक्रिया स्वरूप उद्भावित हुआ? तो वो हुआ था फ्रेंड्स आधुनिकीकरण के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ तथा विशेषतः आईएमएफ का कटु आलोचक रहा? एंथोनी गिडिंग्स, जोसेफ ई स्टिग्लिट, रोनाल्ड रॉबर्टसन या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जोसेफ ई स्टिग्लिट महोदय का नाम आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा, आंद्रे बेत्ते, आनंद चक्रवर्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है वो लिखी है रामचंद्र गुहा जी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। फाइनली जो आपका 50 वाला पेपर था वो भी कंप्लीट होता है और आज ये बहुत बड़ा मिशन आप सभी लोगों ने कंप्लीट किया हमारे साथ, यानी कि एग्जामिनेशन देने से पहले आज देखा जाए तो 1 है। ठीक है, 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को आप सभी लोगों ने अपने जो तीनों पेपर थे फाइनली वो फिनिश कर लिए, यानी कि 46, 47 और एडीवीटी 50 तीन पेपर हुए थे। तीनों आप सभी लोगों ने सोशियोलॉजी वाले अच्छे से सॉल्व कर लिए। जो लोग नहीं कर पाए हैं वह भी अच्छे से
सभी तीनों पेपर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास पर्सनली मैसेज भी आया था कि मैम इसका अगर पीडीएफ मिल जाए तो हमें पीडीएफ दे दीजिए और हम पीडीएफ का प्रिंट आउट ले करके और आपके लेक्चर से सुन करके इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैंने उनको पर्सनली सेंड भी कर दिया है। अगर कोई एस्पिरेंट्स को पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। आपको जो है वो टेलीग्राम वगैरह पे कहीं ना कहीं जो है वो पीडीएफ सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए और जो भी पेपर हुए हैं एनटीए नेट वगैरह के उनको भी आप सभी लोग एक बार सॉल्व करके जाइएगा। जो अदर एग्जामिनेशन हुए हैं इधर रिसेंट उनको भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। इतना आप सभी लोगों के लिए पर्याप्त है, बाकी आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट।